हेलो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं अंबर भाग 1 की कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक पंच परमेश्वर पाठ का पार्ट 1 मैं पहले बना चुका हूं। अब हम पार्ट 2 समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पाठ को देखते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए कि दोनों की दोस्ती में दरार पड़ी हुई है। विशेष करके जुम्मन नाराज है और वह बदला लेने का सोच रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है देखिए। अच्छे कामों में देर नहीं लगती। अब क्या हुआ कि अलगू चौधरी क्या किया कि बटेसर से बैलों की एक बहुत सुंदर जोड़ी मोल लाए थे। अलगू चौधरी तो खेतीबाड़ी वाला आदमी था ही। अब बटेसर एक व्यापारी से उसने एक जोड़ी बैल, 1 पेयर बुल खरीद करके लाए थे। बैल बहुत सुंदर थे, पछाही जाति के थे, हम पहाड़ी जाति बोल सकते हैं। बड़े बड़े सींग वाले थे और आसपास के लोग बैलों को देखने आते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कुछ महीना तो ठीक चलता है, कुछ महीने बच्चे गांव के लोग आते हैं और इसका भी खेती बाड़ी ठीक से चलता है। उसके बाद देखिए, दैव योग से जुम्मन की पंचायत की 1 महीने के बाद इस जोड़ी की एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बद सब देखता है। जुम्मन खुश हुआ कि देखो, मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, इसका ही परिणाम है कि उसका एक बैल मर गया। इधर क्या है कि अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने ही मेरा एक बैल को विष पिला करके मार दिया है। चौधराइन क्या करती है, अलगू की पत्नी ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ। चौधराइन समझते हो अलगू चौधरी की पत्नी, करीमन ये जुम्मन की पत्नी, दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। और ऐसा वाद विवाद हुआ कि अब बाणों की, तीव्र व्यंग बाणों की चर्चा होने लगी। अब ऐसा होता है कि ये दोनों अब बाल पकड़ करके अब आपस में झगड़ा करेंगे। लेकिन दोनों, इधर अलगू और उधर जुम्मन, दोनों अपनी पत्नी का आदर करते थे। दोनों अपनी पत्नियों को अलग कर दिए। अब अलगू चौधरी क्या करता है कि अलगू चौधरी सोचता है कि एक बैल किस काम का। उसका जोड़ा लगाने के लिए बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा बैल नहीं मिला। तो क्या होता है, अब आगे देखिए। गांव में एक समझू साहू रहते थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। इक्का गाड़ी आप समझते हैं, टोंगा, जो कि एक बैल से चलता है। इक्का गाड़ी हाँकते थे। अपने गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक भर करके लाते थे। इनका ये रोजाना का या सप्ताह में, रोजाना का ही आप पकड़ लो, रोजाना का काम था। समझू साहू थे, वो इक्का गाड़ी चलाते थे। गांव का अनाज शहर में बेचते थे और शहर का सामान गांव लाते थे। ऐसे तो उनका भी मन गया उस बैल पर। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर के बेखटके 3 खेप हो जाए। जहां की 3 खेप का मतलब 3 टाइम्स। जहां 2 बार, हम 1 बार जाते हैं अपने बैल के सहारे, और ये बैल तो अकेला बैल बहुत मजबूत है, बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है। यह तो हम 3 खेप माने 3 टाइम्स अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऐसे सोच रहे थे। तो बैल देखा, गाड़ी भी दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया, उसे लाद कर द्वार पर बांध ही दिया। ठीक है, खरीद लिया। कौन खरीदा ये आपको याद रखना है। किसके यहाँ? अलगू चौधरी खरीदा जो था अपना बैल, एक जोड़ी बैल, 1 पेयर बुल जो खरीदा था, ये बटेसर से। बैल मर जाने के बाद अब वो बेचने का इरादा बना दिया। तो अब इसे खरीदने वाला है समझू साहू।
अब क्या है कि वो मोल तोल करके अपने द्वार पर बैल को बांध दिया। कितना पैसा है देखो, 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा, वो भी बाकी आप समझते हो, हाँ, मैंने नकदी दे करके नहीं, 1 महीने में दाम चुका देंगे। चौधरी को भी गरज थी, हाँ, घाटे की परवाह न थी। ठीक है, ले जाइए। अब समझो साहू बैल तो नया बैल पा गया, अब उसे लगा रगेदने। अब उस बैल से वह काम करने लगा, गांव का अनाज शहर में ले जाता, मंडी में ले जाता और शहर का सामान अपने गांव में लाता, 2 बार 3 बार ऐसे। अब बैल से इतना काम लेने लगा कि उसके खाने पीने का कोई इंतजाम वह नहीं करता। थोड़ा लालची स्वभाव का था, उसको अपने काम से मतलब था, और शहर में ले जाकर के वह बांध देता तो क्या पाएगा। जहाँ की यहाँ अलगू चौधरी के यहाँ ये खली, चने की खली, गुड़, घी ये सब मिलता था, हाँ, और वहां तो उसे कुछ नहीं मिलता है। अब बेचारा कमजोर पड़ने लगा, समझो साहू के यहाँ बैल कमजोर पड़ने लगा। क्या होता है देखिए, वो बैल भी सोच रहा है मैं किसके पाले पड़ गया, कहाँ वह सुख चैन, कहाँ वह आठों पहर की खपत, महीने भर में ही वह पीस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता, एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई, पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। अब ऐसा बेचारा, वो उसका हड्डियां निकल गई है, अब उसको जुआ का मतलब है बांस या लकड़ी का गले पर रख करके इक्का गाड़ी खींचने वाला जो सामान होता है वो लगा, उसको जुआ बोलते हैं। अब जैसे ही बैल देखता कि मेरे गर्दन पर वो जुआ पड़ने वाला था, वो कांपने लगता। एक दिन चौथी खेप, 1 बार 2 बार, तीसरा बार, चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। आप समझते हो, सामान इक्का गाड़ी में दूना बोझ लाद दिया, हाँ, ओवरलोडेड। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तो तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्दी जाना था, जल्दी जाने की फिक्र थी। कोड़े उस पर बरसाते रहे। बैलों ने एक बार फिर जोर लगाया और अंतिम समय में वो जवाब दे दिया। अब उस समय भी देखो, समझो साहू क्या करते हैं। साहू जी ने बहुत पीटा, टांगे पकड़कर खींचा, नथुनों में लकड़ी ठूंस दी, नथुना मतलब नाक में, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है, मतलब अपना गिर करके दम तोड़ दिया और ये उठाने की कोशिश कर रहा है। समझो साहू, ऐसा निर्दयी आदमी था, ऐसा लालची आदमी था, उसको अपने काम से काम था। तब साहू जी को कुछ शक हुआ, उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। अब गाड़ी में जो सामान है घर कैसे जाएगा। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता था, बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता था। जैसे ही अंधेरा हो गया, पूरा गांव बंद, सब लोग अपने खा पी करके अपने अपने घरों में। आसपास उन्होंने देखा, कोई नजर नहीं आया, तो क्या किया कि रात को ही सोचा कि चलो किसी तरह हम पहरा दे देंगे। रात भर जागते रहे और उनका जो कमर में धोती था, वो धोती में कुछ रुपए, 250 रुपए रखे थे। 250 रुपए आजकल के 2.5 लाख के समान बंधे थे। एक और उनके कमर में जो पैसे है उसकी चिंता, और इक्का गाड़ी में जो सामान है उनकी चिंता। रात भर हुक्का पिया, समय कटा, लेकिन जैसे ही अब भोर होने की थी, उनकी आंखें लग गई। जब आंखें लग गई, उनको नींद आ गई। जब आंख खुली तो वो देखते हैं कि उनके कमर में जो पैसा रखा था वो थैली ही गायब है। अब क्या हुआ देखो, इस समय क्या होता है। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद, तेल के डब्बे, टीना का तेल होता था पहले, वो भी गायब। अफसोस में बेचारे सिर पीट लिया, पछाड़ खाने लगे। प्रातः काल रोते बिलखते घर पहुंचे।
अब क्या है कि सहुआइन, समझू साहू की पत्नी सहुआइन, आप लोग कंफ्यूजन में मत पड़िए। चौधरी की पत्नी चौधराइन और समझू साहू की पत्नी सहुआइन, जब यह बुरी खबर सुनी तो वो भी रोने लगी। अलगू चौधरी को गालियां देने लगी और कहने लगी, कुलच्छनी बैल दिया, जन्म भर की कमाई लुट गई। बैल कमजोर दिया था, बैल बीमारी दिया था और मेरा पूरा जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को होते हुए कई महीने बीत गए। अब अलगू अपने बैल का दाम मांगने लगा। तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते थे और अन्न बन बकने लगते थे। जब अलगू चौधरी और उसकी पत्नी समझू साहू और सहुआइन के पास जाते तो ये लोग अन्न बन बकने लगते। क्या है कि सत्यानाश हो गया, ये लोग कह रहे हैं, इन्हें दामों की पड़ी है, मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने वाले हैं, आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था कि बैल ऐसा है। वो भी सोच रहे हैं, समझू साहू भी कह रहे हैं और उनकी पत्नी भी कह रही है कि हम बनिए के बच्चे हैं, हम बुद्धू कहीं और होंगे, पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ तब दाम लेना। मतलब ये लोग इनकार कर रहे हैं कि नहीं, बैल कमजोर दिया था, बैल बीमारी दिया था, हम पैसे नहीं लौटाएंगे। ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल करके ले जाओ और महीने भर खेत को जोत लो, लेकिन पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। अब क्या है, चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे एकत्र हो जाते हैं और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। यानी अब अलगू चौधरी की जो चौधराइन है और दोनों मिलकर के कहते हैं कि हमें तो 150 रुपए में बैल को बेचा था, 150 रुपए 150 रुपीज, आजकल तो 1.5 लाख के समान होगा, तो ऐसे तो हम हाथ नहीं धो लेंगे। ये बार बार मांगने जाते हैं, बार बार झगड़ा होता है इन दोनों में। तो गांव के लोग कहते हैं कि ये रोज की झंझट से मुक्ति पाने के लिए आप एक काम करो, विचार बैठा लो और इसका समाधान हो जाएगा, इसका सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब अलगू चौधरी ने कहा कि हाँ, ये भी तो बात ठीक है। अब अलगू चौधरी क्या करता है, अलगू चौधरी भी पंचायत बैठाने की बात करता है। अब वह लोगों को इकट्ठा किया, फिर पहले जैसा जैसे खालाजान ने पंचायत बैठाई थी उसी तरह फिर लोग बैठे। इधर अलगू चौधरी को चाहने वाले लोग थे, उधर जुम्मन को चाहने वाले लोग थे। जुम्मन तो सोचता ही था और अंत में यह बताया गया, लोग इकट्ठे हुए, विचार बैठा, तो अलगू को लोगों ने कहा कि आप पंच चुनिए। किसे चुनते हैं? पंच चुनिए, ठीक है। तो अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। समझू साहू जुम्मन शेख को चुना। जानता है कि जुम्मन और अलगू में अब दोस्ती नहीं रही है, जुम्मन तो मेरे पक्ष में फैसला सुनाएगा, इसलिए समझू साहू ने चुना किसको पंच? आपको पता है, जुम्मन को। आपको याद रखना है, अलगू ने समझू साहू को कहा कि यही पंच चुने, तो समझू साहू ने जुम्मन को पंच चुना। अब जुम्मन तो पूरा खुश था, मन ही मन उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, मैं तो बदला लूंगा और अलगू को कुछ अच्छी सीख दूंगा। लेकिन होता है क्या बच्चों, देखो ये तो विचार है, न्याय है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। आप समझते हो कि यह न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन है, विचार करना। वो क्या कहता है कि मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश होगा, देवता के समान, देवता के मुंह से निकली हुई वाणी के समान होगा मैं जो विचार करूंगा, और देववाणी में मेरे मनोविकार का कदापि समावेश
न होना चाहिए। मुझे शैत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं है। उसका मन में देखो बदलाव आ गया जैसे ही उच्च स्थान पर बैठा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया, एक समझू साहू से और अलगू से। तो देखो इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, बैल का मूल्य देना चाहिए सब से। और इधर विचार करने वाला लोगों का विचार था कि समझू साहू निर्दयी है, बैल का ख्याल नहीं रखा। अब जुम्मन ने फैसला सुनाया, दोनों पक्षों को सुना, इधर समझू साहू को सुना, इधर अलगू चौधरी को सुना। और जुम्मन ने यह निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ यह फैसला होता है या वो यह बताता है कि समझू साहू बैलों के स्वास्थ्य के ऊपर, बैलों के खान पान के ऊपर ख्याल नहीं किया, केवल अपने काम से काम रखता था, इसलिए बैल मरा है। तो समझू साहू को यह उचित होता है, समझू साहू क्या करे कि अलगू चौधरी को बैलों का दाम दे, बैलों का दाम पूरा जितना मैं खरीदा है उतना देना पड़ेगा। बात अब दूसरी ओर यह भी बता देता है कि अब अलगू चौधरी के ऊपर है तो वह पैसा लेंगे या नहीं लेंगे। मतलब यहाँ फैसला यह करता है कि समझू साहू को बैल का दाम देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब यह फैसला सुनते ही प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति की सराहना करने लगे और कहने लगे कि इसे कहते हैं कि न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कह सकता है। लोगों में खुशी हो गई और यह खुश हो गए कि इसे कहते हैं न्याय। जुम्मन यहाँ कोई अपना मन में, उसके मन में कोई द्वेष भाव नहीं था, कोई हिंसा भाव नहीं था और वो नीतिगत फैसला सुनाया। अब देखो थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर को बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था। अब जुम्मन का मन में जो विचार था पहले, प्राण घातक शत्रु मतलब तुमको मारने का विचार मेरा बन गया था, मैं प्राण भी ले सकता था, ऐसे मेरे विचार हो गया था मेरे मन में, जुम्मन कहता है। पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन, न्याय के सिवा और कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धो गया। अब अलगू जुम्मन की बात सुन करके रोने लगा और दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों के अंदर की मैल जो थी, हिंसा भाव जो थी, शत्रुता जो थी, वो धुल गए। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। दोनों फिर पहले जैसे दोस्ती अब निभाने लगे, किसी में कोई बैर भाव नहीं। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है, आपको केवल समझना है कि कैसे कहानी को मुझे समझना है, कैसे क्या होता है, कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर खत्म हुआ और मुझे पता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।